हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर का ही जो एक नया टॉपिक है जो कि है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से √2, √3, √5 या √p अगर कोई भी संख्या इस तरह का हो, उन्हें किस तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और इसके साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे जो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, उसके अलावा जो इनके जो टाइप्स होते हैं जैसे कि परिमेय और अपरिमेय, इनके बारे में देखेंगे। इनके ही साथ साथ हम लोग कुछ और भी संख्याओं के बारे में सीखेंगे। और फिर हम लोग एक जो प्रमेय है इनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग ये सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। तो सबसे पहले जो हमारा डिफिनेशन है यह है वास्तविक संख्या का, या फिर जो रियल नंबर है यह क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब हो गया जो इनमें जो भी परिमेय संख्याएं आएगी, जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पे जो -2, -3, 5/7, 11/3, उसके अलावा 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इसके अलावा जो अपरिमेय संख्याएं हैं जैसे कि √2, √3, √4 या √5, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। जो पहला है यह है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। तो बेसिकली यह क्या होता है, तो एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में हम परिभाषित करते हैं जो कि p/q के रूप में होता है, या इसे हम लोग इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ पे p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पे q जो है यह शून्य के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो अगर किसी संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करें 2/3 की, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे कि 2 जो है इनको हम लोग p बोल सकते हैं और 3 को हम लोग q बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो q है जो कि 3 डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए हम लोग 2/3 को क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या के रूप में कहेंगे। यानी कि इस तरह की कोई भी संख्याएं हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे जो माइनस इन्फिनाइट से हम अगर हम देखें, माइनस इन्फिनाइट से हम लोग चलते जाएं तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से चले हम लोग इन्फिनाइट तक। तो ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं ये सभी के सभी क्या कहलाएंगी, तो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो जो अपरिमेय संख्या है यह भी क्या है, वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है। यानी कि परिमेय नहीं है इसका मतलब यह हो गया कि इन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे अगेन सेम कंडीशन होगा, p और q पूर्णांक होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे जो √2 है इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और इन्हें ही हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में प्रूफ करना सीखेंगे, यानी कि सिद्ध करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांक के बारे में। जो इंटीजर्स होता है ये क्या होता है, तो पूर्णांक जो होता है यह क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण का मतलब हो गया यहाँ पे पूरा पूरा संख्या होता है, यानी कि उसमें पार्ट नहीं होगा, सेक्शन नहीं होगा, या फिर फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं होगा। यानी कि पूर्णांक जो होता है यह पूर्ण संख्याएं होती है। और वह किस तरह का होगा, तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या फिर यह शून्य के बराबर हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अगेन -3 की बात करें, -4 की बात करें, -11 की बात करें, इसी तरह से 0, 1, 15, 100, तो ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं ये क्या हो जाएंगी, यह इंटीजर्स यानी कि जो है पूर्णांक कहलाएगी, क्योंकि यह जो है धनात्मक है। और राइट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सभी की सभी संख्याएं जो है इधर धनात्मक आ रही है और इधर जो है यह ऋणात्मक है और शून्य भी है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भिन्न के बारे में। तो जो फ्रैक्शन है यानी कि जो भिन्न है, भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या या फिर हम बोल सकते हैं किसी वस्तु का एक भाग को दिखाएगा। कहने का मतलब हो कि जो अगर कोई संख्या है उनके अगर हम एक भाग की बात करें, एक हिस्से की बात करें, या फिर किसी एक वस्तु के हिस्से की बात करें, तो यही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे 1/2, अगर हम बात करें 1/2 की, तो यहाँ पे 1/2 जो है यह क्या कर रहा है, जो एक संख्या जो कि एक है, इनके जो फ्रैक्शन यानी कि जो आधा भाग है 2, इनको बता रहा है, यानी कि 1/2 को बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक भिन्न हो जाएगा। उसी तरह से 5/12 हो गया, 7/8 हो गया, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे आपस में, यह भिन्न कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को ध्यान में यह रखनी है कि जो एक भिन्न संख्या है यह कभी भी एक पूर्णांक के बराबर में नहीं होता है। और इसी जो कंसेप्ट है इनका हम लोग यूज करेंगे जब हमको दिखाना होता है कि जो कोई संख्याएं हैं वह
अपरिमेय संख्या है या नहीं है सिद्ध करने में। यानी कि हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो कोई भी जो भिन्न होता है यह कभी भी एक पूर्णांक के बराबर में जो है यह नहीं होता है, और इस कंसेप्ट को हमको हमेशा ध्यान में रखना है, और इन्हीं का हम लोग प्रयोग करेंगे जब हम सिद्ध करेंगे कि √2 या √3 जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको इन्हें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भिन्न है यह कभी भी पूर्णांक के बराबर में नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट जो इसमें संख्या है इनके बारे में जान लेते हैं। यह है सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे हम लोग, तो यह वे संख्याएं होती है जिनमें क्या होता है, एक के अलावा कोई अन्य सार्व गुणनखंड नहीं होता है। इसका कहने का मतलब यह हो गया, अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे 2/3, तो अगर हम देखें 2 की बात करें तो 2 का जो गुणनखंड है यह हो जाएगा 1 और 2। और अगेन अगर हम बात करें 3 की, तो 3 का भी अगेन 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और 3। और इनमें अगर हम देखें यहाँ पे जो सार्व गुणनखंड है यानी कि जो कॉमन इसमें जो फैक्टर आ रहा है, इसमें दोनों में क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो इसलिए 2 और 3 एक साथ पेयर में क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एक के अलावा कोई अन्य सार्व गुणनखंड यानी कि जो कॉमन फैक्टर नहीं है, जो कि दोनों के दोनों में है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे 4 और 5 की, तो 4 में जो है इनका जो अभाज्य गुणनखंड है यह हो जाएगा 1, 2 और 4, या फिर जो इनका गुणनखंड है यह हो जाएगा 1, 2 और 4। अगेन हम बात करें 5 की, तो 5 का जो गुणनखंड है यह हो जाएगा 1 और 5। तो इनमें जब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की यानी कि जो सार्व गुणनखंड है इनकी, तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन 1 ही आ रहा है, और इसके अलावा कोई अन्य दूसरा गुणनखंड इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहेंगे। तो इतना सारा जो संख्या का जो परिभाषा था, डेफिनेशन था, यह हमको इस जो है चैप्टर में जानना था। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और फर्दर जो है इनके जो मुख्य बिंदु हैं इनको हम लोग समझते हैं। इसमें हमको एक और जो इम्पोर्टेंट जो प्रमेय है, यह हमको यह ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ पे a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यह हम लोग समझते हैं। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि p = 3 आ रहा है, और a स्क्वायर को अगर यह विभाजित करे तो हम लोग मान लेते हैं जो a स्क्वायर है इनका वैल्यू आ रहा है 36, यानी कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 3 है यह 36 को 36 को पूरा विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया, जब p a स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि p जो है 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब हो गया जो p जो है यह a को यानी कि जो 6 इनको भी विभाजित करेगा। यानी कि हम यहाँ पे यह बोल सकते हैं कि 3 यह क्या करेगा, 6 को भी विभाज्य करेगा। तो यही जो कंसेप्ट है हमको इस प्रमेय में सीखने को मिली है कि अगर कोई भी एक अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वह जो अभाज्य संख्या है यह a को भी क्या करेगा, विभाज्य करेगा। यही इस जो प्रमेय में हम लोग सीखे हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, जब हमको सिद्ध करना हो कि √2, √3, √5 ये सभी के सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे, बिकॉज यह थोड़ा सा एक लेंदी और एक जटिल प्रोसेस हो जाएगा। हम इनको और जो कुछ आसान तरीका है इनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल लेकर के कि इनको हम लोग किस तरह से दिखाते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारा जो फर्स्ट जो प्रमेय है इसमें यह दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको हम लोग सिद्ध किस तरह से करते हैं, हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि जो वास्तविक संख्या है इनके दो प्रकार हैं, एक तो है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। यानी कि जो संख्याएं परिमेय होती है वह अपरिमेय नहीं होती है, और जो संख्याएं अपरिमेय होती है वह परिमेय नहीं होती है। तो हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले √2 को क्या करेंगे, हम अपरिमेय के बदले में परिमेय संख्या मान लेंगे, और जब हम इनको सिद्ध करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो सबसे लास्ट में हमको एक विरोधाभास आएगा, और उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यह परिमेय नहीं होगा कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से इनको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि √2 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला जो काम है इसमें हम लोग यह किए हैं, जो सबसे पहले हम लोग मान लिए हैं कि √2 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। पुनः हम लोग क्या करते हैं, वापस से दो संख्या लेते हैं, एक p और q, जहाँ पे जो q है यह 0 के बराबर में नहीं है। इस तरह का दो पूर्णांक लेते हैं जो क्या है, अगेन सह अभाज्य भी है, और यह इस प्रकार से है कि जो √2 है यह इक्वल टू हो जाता है p/q। यानी कि हम यहाँ पे क्या किए हैं,
जो √2 को हम परिमेय संख्या माने हैं, अगेन चूंकि परिमेय संख्या है तो यह p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, और p बाई क्यू इस तरह का होगा कि यहाँ पे p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, और पूर्णांक इस तरह के हैं तो यह सह अभाज्य है, यानी कि इन दोनों में एक के अलावा कोई अन्य कॉमन संख्या नहीं है, राइट। और यहाँ पे जो q है यह 0 के बराबर में नहीं है। तो इन सभी कंडीशन के साथ में हम क्या किए हैं, यहाँ पे p बाई क्यू ले लिए हैं, जो कि √2 के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इनके दोनों तरफ से क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इनसे होगा क्या, यह जो रूट वाली संख्या है यह वापस से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे जब दोनों तरफ से वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के पश्चात से क्या हो जाएगा, जो यह √2 का स्क्वायर है यह इक्वल टू हो जाएगा p बाई क्यू का होल स्क्वायर। और जब हम इनको वापस से फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो 2 है, √2 का जो स्क्वायर है यह हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा q का स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर है इनको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, और 2 को हम लोग इक्वल के उस साइड लिख लेते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम लोग q स्क्वायर को लिख सकते हैं q मल्टीप्लाई q, यानी कि यहाँ पे चूंकि 2 q आ रहा है तो इनमें से हम केवल एक q को क्या करते हैं, बराबर के इस साइड कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जब हम इनको टपाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो p स्क्वायर अपॉन q इज इक्वल टू हो जाएगा 2q। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे देखें तो p और q दोनों के दोनों क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यह दोनों के दोनों सह अभाज्य है, यानी कि इनमें कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं है एक के अलावा। तो चूंकि इनमें कोई अन्य संख्या कॉमन नहीं है तो यह किसके फॉर्म में आएगा, तो यह एक भिन्न के रूप में आ जाएगा। एंड अगेन हम बात करेंगे 2q की, तो 2q जो है चूंकि इसमें q एक पूर्णांक है और 2 यह एक अगेन यह भी पूर्णांक है, तो इनका जो मल्टीप्लाई है यह भी क्या हो जाएगा, गुना जो है यह भी एक पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, जो भिन्न जो है यह पूर्णांक के क्या हो रहा है, बराबर में आ रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ से जब देखेंगे इनको तो जो भिन्न है यह पूर्णांक के बराबर में आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जस्ट हम लोग इनसे पहले वाले जो डिफिनेशन में हम लोग देखे थे यहाँ पे, तो इससे पहले वाले हम लोग डिफिनेशन में हम लोग बात कर चुके थे कि जो भिन्न जो होता है, जो फ्रैक्शन होता है, यह कभी भी पूर्णांक के बराबर में जो है यह नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ देखें भिन्न इक्वल टू पूर्णांक, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो है हमारी गलत मान्यता, जो कि √2 जो है यह एक परिमेय संख्या है, इनके कारण प्राप्त हुआ है। जो हम लोग जो माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो यह जो हमारी गलत मान्यता थी, इन्हीं के कारण हमको अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक अलग प्रकार का ही इक्वेशन मिल रहा है, जो कि भिन्न इक्वल टू पूर्णांक हो रहा है, जो कि यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। अतः यह हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो √2 है यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या, यानी कि जो √2 है यह परिमेय नहीं होकर के यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को √2, √3, √5, √7 इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं, इनको हम लोग सिद्ध कर पाते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि जो ये संख्याएं जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम लोग इनको सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पे हमको एक चीज और ध्यान में रखनी है इसी चैप्टर में, कि जो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल और अंतर, अगर कहीं पे भी हमको एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो है योगफल और इनका जो अंतर यानी कि घटाव के रूप में कहीं पे लिखा हुआ मिले, तो वह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। और अगेन कोई भी शून्योत्तर हम अगर हम परिमेय संख्या लेते हैं और अपरिमेय संख्या लेते हैं, तो इनका गुणनफल और भागफल ये भी क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। इनको भी हमको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल को लेकर के अगेन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण है कि दिखाना है हमको कि 5 - √3 यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इनको अगेन अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मान लेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि जो 5 - √3 जो है ये संख्या ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगेन जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे p और q दो पूर्णांक इस तरह का लेते हैं कि यहाँ पे जो 5 - √3 है, 5 - √3 जो है यह किसके फॉर्म में आ जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। अगेन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो √3 है, जो कि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं पहले ही कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इनको हम लोग बराबर के इधर करके अकेला सिंगल जो संख्या है इनके फॉर्म में कर लेते हैं। यानी कि जहां से हम जब इनको इक्वल के इधर टपाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा, और यह इधर प्लस में है, इक्वल के इधर आने के बाद यह माइनस में हो जाएगा। यानी कि यह हो जाएगा 5 - p बाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा √3। एंड अगेन जब इनको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो √3 जो है, इनको अगेन हम क्या करते हैं, √3 को हम लोग
बाएं तरफ लिखते हैं तो हो जाएगा √3 इक्वल टू 5 माइनस p/q। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ जब ऑब्जर्व करें, यहाँ हम लोग अवलोकन करें तो हमको यह देखने को मिलेगा कि जो p और q है ये क्या है, पूर्णांक है। तो जब p और q पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, इसलिए तो पूर्णांक से जब किसी पूर्णांक को हम लोग माइनस करते हैं या फिर जो परिमेय है, परिमेय से जब हम लोग परिमेय को माइनस करते हैं तो यह हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगेन जो p/q जो है यह क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस p/q, क्योंकि 5 जो है यह अगेन परिमेय संख्या है और p/q अगेन यह भी परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या से जब परिमेय संख्या को हम लोग माइनस करेंगे तो अगेन जो इनका रिजल्ट है यह भी क्या आएगा, हमको एक परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें जो √3, इसका मतलब यह हो गया जो अगर दायां पक्ष जो है यह हमको अगर यह दिखा रहा है कि यह परिमेय संख्या है, इसका मतलब हो गया जो √3 है यह भी क्या होना चाहिए, इस कंडीशन के अनुसार से यह परिमेय संख्या होना चाहिए। इसका अर्थ यह हो गया कि √3 जो है यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि इससे पहले ही हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √3 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी कंडीशन पे हम लोग यह देख पा रहे हैं कि अर्थात चूंकि √3 जो है यह एक परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, तथा यह हमारी जो गलत मान्यता जो क्या थी 5 माइनस √3, जो कि हम लोग यहाँ पे लिए हुए थे, जो 5 माइनस √3 है जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो हमारी गलत मान्यता जो थी 5 माइनस √3 इन्हीं के कारण में प्राप्त हुआ है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या फिर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 जो है यह क्या है, परिमेय नहीं होकर के ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही जो था हमको जो क्वेश्चन जो है कंक्लूड हो जाता है और हमारा जो है यह प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी जो अपरिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं किस तरह से होती है। तो जो इस चैप्टर में हमको इतना ही था। तो इस चैप्टर में प्रश्नावली जो 1.3 है यह आसानी से हम लोगों से बन जानी चाहिए। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है इनमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो परिमेय संख्याओं और उनका जो दशमलव प्रसार है इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।